नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा और दोस्तों हम लोग हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स के पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं। और दोस्तों इस क्रम में हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपको गौर फरमा लें। आप सभी एक बार देख लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर जाके पिछली वीडियोज़ को देख लें, कवर कर लें, ताकि आपको टॉपिक्स कवर हो जाएँ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों हमने भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अभ्यास प्रश्न हो चुका है संज्ञा सर्वनाम, और अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं विशेषण क्रिया, और अभ्यास प्रश्न इस पर बनने कवर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से हमारा आज का टॉपिक है कारक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कारक को आप तक इजी लैंग्वेज में समझाया जाए और पहुंचाया जाए। क्यों दोस्तों हमने ऐसा कहा? क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे ही कारक के इस टॉपिक को देखकर डर जाते हैं। दोस्तों मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं कि हम खुद ही जब स्कूल में थे तो कारक को जब पढ़ते थे तो डर लग जाती थी, लगता था कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इतना लेंदी टॉपिक है, तो ये तो हमसे नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब कारक को ध्यान से समझा, डीपली पढ़ा, तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है जितना ये लगता है। इसलिए हम आपको मेंटली प्रिपेयर पहले से ही कर रहे हैं। कारक ना तो स्कूल लेवल पे टफ है, ना कॉलेज लेवल पे, ना किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, बस इसे समझने की देर है। इसीलिए इसे भी, क्योंकि हमारा मोटो है ईजिएस्ट वे में आप तक पहुंचाना नॉलेज को, तो इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कारक को भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कारक। तो पहले तो हम कारक के बारे में समझ लें दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हालांकि ये थोड़ा सा हल्का लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसलिए आप ज़रूर ध्यान से सुने। आपको एक एक चीज़ स्पष्ट समझाएंगे और आपको क्लियर होगा ये। अगर हम व्याकरणिक भाषा में देखें तो कारक वह है जो किसी क्रिया का संबंध किसी शब्द से बताता है या क्रिया की उत्पत्ति में सहायता करता है। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये समझने में देरी लगेगी, लेकिन हम जैसा आपसे पहले भी क्लियर किए कि जब हम किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को उदाहरण की तरह समझें, उदाहरण के तौर पे, तो आपको क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लाइन है कि ये किसी क्रिया का किसी शब्द से संबंध बताता है, ये तो 100% सही है और क्रिया की उत्पत्ति में भी सहायता करता है। ये आपको इस उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा उदाहरण है, राम जी ने लंका विजय कर विश्व में ख्याति प्राप्त की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो लंका विजय करने का कार्य कर रहे हैं वो राम जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्रिया का जो संबंध है, ये जो ने यहाँ पर शब्द यूज हो गया, तो वो राम जी से हो गया या नहीं? क्योंकि राम जी ने की, राम जी के आगे ने लग गया, तो राम जी के द्वारा पता चल रहा है कि लंका पे विजय प्राप्त की गई है और उन्होंने इस प्रकार से विश्व में ख्याति प्राप्त की है। तो ये एक तरह से क्रिया की उत्पत्ति भी कर रहा है और क्या कर रहा है, ये संबंध भी बता रहा है क्रिया का किसी शब्द से, या हम बोलते हैं कर्ता से संबंध भी बता रहा है या नहीं। इसे और डिटेल्स में आप समझिए, पढ़िए। यहाँ पर इस वाक्य में आप देख सकते हैं ने और में, ये जो है ये 2 हैं कारक, या हम कह सकते हैं कारक चिन्ह है, जो क्रिया की न सिर्फ उत्पत्ति कर रहे हैं बल्कि उसका संबंध राम जी, लंका विजय और विश्व जैसे अन्य पदों से या अन्य शब्द से भी बता रहे हैं। हमारी क्रिया यहाँ पर क्या है? प्राप्त की। ख्याति को हम हटा दे रहे हैं, प्राप्त करना है ना। यहाँ पर विजय कर भी हमारी क्रिया है। तो ये संबंध बता रहा है या नहीं? आप खुद एक मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो और खुद से एनालिसिस कीजिए और इस सेंटेंस को देखिए कि यहाँ किस प्रकार से ये जो हमारे कारक चिन्ह हैं वो संबंध बता रहे हैं क्रिया का आपके शब्द से या कर्ता से। तो ये वाक्य में जो ये आपके जो संबंध बताने वाले जो आपके चिन्ह हैं, इसे हम कहते हैं कारकीय चिन्ह। कारक चिन्ह, कारकीय चिन्ह या फिर परसर्ग, या इन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कई बार कहते हैं। तो यही है हमारा कारक दोस्तों। कोई बहुत ज़्यादा XYZ आपको नहीं लगाना है, यही है हमारा कारक। जो ये जो छोटे छोटे हमारे जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो हमारा वाक्य से संबंध बताते हैं या क्रिया से संबंध बताते हैं, वो होते हैं हमारे कारक। लेकिन दोस्तों इसके ऑपोजिट कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो हमारे कारकीय चिन्ह होते हैं वो लुप्त होते हैं, मतलब कि वो वाक्य में आपके नहीं दिखते हैं या गायब रहते हैं। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चा खेल रहा था। इसमें यहाँ कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं लगा है। आप देखेंगे इस वाक्य में मीता, पुस्तक और बच्चा
जब यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है तो ऐसी जगह पर हम दोस्तों क्या मानते हैं कि ये शून्य चिन्ह है। यहाँ पे भी हमारा कोई ना कोई चिन्ह होता है, भले वो दिखे ना, लेकिन हम इसे शून्य चिन्ह कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाकर आपको कॉम्प्लिकेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस यहाँ पर कोई कारकीय चिन्ह नहीं है। हाँ, ये आप अपने माइंड से या लॉजिक से समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह लगाकर इस वाक्य को थोड़ा शुद्ध बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी वाक्य में नहीं लगता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अगर आप इसी तरह से देख लें, जैसे यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर, अगर आप कारकीय चिन्ह लगाकर इस प्रकार इसे लिखते हैं कि मीता ने पुस्तक को पढ़ती है, मीता पुस्तक को पढ़ती है, यह आपका सेंटेंस है। यहाँ मीता ने कारकीय चिन्ह लगा दिया, पुस्तक को कारकीय चिन्ह लगा दिया। क्या ये आपका वाक्य शुद्ध है? हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी जानते हैं, तो ये शुद्ध वाक्य बिल्कुल भी नहीं है। ने और को कारक चिन्ह का तो हमें यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं दिख रही है। अगर आप देखें तो ये ने और को कारकीय चिन्ह के बिना ये वाक्य ज़्यादा सुधरा हुआ या अपने शुद्ध रूप में नज़र आ रहा है, और ने और को कारकीय चिन्ह जो है वो वाक्य को बिगाड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य है वो बिना कारकीय चिन्ह के ही अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बोलें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप अगर बोलें कि मीता पुस्तक को पढ़ती है या मीता पुस्तक पढ़ती है, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं पता चलता है। हाँ, ये ज़रूर लग रहा है कि अगर हम बिना कारकीय चिन्ह के भी मीता पुस्तक पढ़ती है इस प्रकार से सेंटेंस को प्रयोग में लाएं तो भी हमारा काम बन जाता है। इसीलिए इस सेंटेंस में हमें को कारकीय चिन्ह या फिर कारकीय चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको समझाया इसलिए जा रहा है दोस्तों कि कभी कभी आपका वाक्य बिना कारकीय चिन्ह के या बिना प्रसर्ग या बिना विभक्ति चिन्ह के भी आता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना इन चिन्हों के भी आपका यहाँ पर वाक्य शुद्ध होता है या कार्य आपका हो जाता है, या वहाँ पर लुप्त कारकीय चिन्ह या वहाँ पर शून्य कारकीय चिन्ह होते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि इनके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं आता है। अब आप एक उदाहरण और देखिए, यहाँ पर आप देखिए इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, कभी कभी हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहाँ वाक्य में आप जब हम को का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा कारक चिन्ह है, को का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। हम यहाँ सिर्फ को कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स मिलते हैं कारक चिन्ह के जो हम आगे पढ़ेंगे तो आप उसे लेकर भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आपको को एग्जाम्पल देकर एक विशेष डिफरेंस बताना चाहते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, वह चूहा मारती है। जब यहाँ पर हमारा को कारक चिन्ह नहीं प्रयोग में आ रहा है तो हमें लगता है कि वह चूहे को जान से ही मार दे रही है, अगर हम इसका अर्थ निकालें तो। जबकि जब हम यहाँ पर को कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, वह चूहे को मारती है, तो हमें इससे पता चलता है कि वह पीटती है, जान से मारने की बात नहीं कर रही है। इस प्रकार से हम को के प्रयोग से, जो कि हमारा कारक चिन्ह है, उससे हम एक विशेष अंतर देखते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दोस्तों, लेकिन ये एक छोटा सा नॉलेज है जो आप दूसरे कारक चिन्ह के साथ भी प्रयोग में ला सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलते हैं आप ज़रूर बताएं, लेकिन ये इस प्रकार से आपको एक डिफरेंस पता चलता है कारक चिन्ह के होने या नहीं होने का। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में कारकों की संख्या। तो मैं आपको बता दूं, मुख्यतः हिंदी भाषा में जो हिंदी व्याकरण में हम जो कारकों की संख्या पढ़ते हैं वो होती है 8। ये होती है 8 कारकों की संख्या। ये याद करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर दोस्तों आप इसे एक राइम की तरह पढ़ें या गाने की तरह बनाकर इसे विभक्त कर दें, जैसे आपके 8 है, 4 पहले करें 4 बाद में, तो आपको 2 से 3 बार में, 3 से 4 बार में आप इसे पूरा का पूरा रट लेंगे, और आपको रटना ही है, आसान भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ है हमारा कारक और दूसरी तरफ है परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह, मतलब हमारे कारकों के चिन्ह भी यहाँ पर साथ में दिए हैं। तो जो हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। मैं पहले आपको राइम में बता दूं, फिर इसे आपको हल्का सा एक्सप्लेन करके करेंगे आगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो इस तरह से हमने जो मेन जो हमारे चिन्ह हैं उनको निकाल कर इसके साथ राइम की तरह आपके सामने पेश किया, जिससे हमें याद भी हो गया और आपके दिमाग में भी बैठ गया। अब जैसा कि हमने अपने पिछले भी पृष्ठ में पढ़ा, अभी आपको बताया कि कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता का चिन्ह ने है वैसे हमारा यहाँ पर, लेकिन यहाँ शून्य भी होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कभी कभी कारक चिन्ह शून्य भी होते हैं।
तो कर्ता का बेसिकली जो हमारा चिन्ह है वो है ने। कभी कभी को, से या द्वारा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा प्रयोग में आता है ने। आप पढ़ेंगे कर्ता ने, और कभी अगर नहीं उपस्थित है तो वो शून्य है। कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, या आप शून्य भी कह सकते हैं। करण से, अब करण से में दोस्तों विशेष बात एक ये है, से के साथ द्वारा भी होता है, और करण में जो से का प्रयोग करते हैं वो हमेशा साथ वाला साधन होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पर डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहला करण के साथ जो पहला हमारा से है वो साथ वाला होता है। फिर संप्रदान को के लिए, ये इसका चिन्ह है। अपादान से, अब ये जो हमारा दूसरा अपादान से आया, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये अलग होने वाला है। करण में हमारा साथ वाला होता है और अपादान में हमारा अलग होने वाला। फिर संबंध का के की, दोस्तों किसी से संबंध होता है तो हम का के की का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रा रेरी ना नेनी भी है, इसका भी प्रयोग होता है। कैसे होता है इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे समझेंगे। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ या जी भी हम प्रयोग करते हैं कई बार। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कारक और उसका कारक चिन्ह। दोस्तों आपकी एक्सरसाइज ये है, आप खुद ही अपने से अब टास्क लीजिए कि इसे कल तक पूरा का पूरा याद कर लें। 3 से 4 बार रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने पहले भेद की तरफ, कर्ता कारक, जिसका हमारा चिन्ह है शून्य या ने। ये शून्य या ने कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। पहले तो हम कर्ता के बारे में समझते हैं। कर्ता दोस्तों हम पहले भी पढ़े हैं, बहुत सारे अपने टॉपिक्स में पढ़े हैं कि कर्ता का अर्थ होता है आपका कार्य करने वाला, या जो कार्य का संपादन करता है, जो कार्य को अपना अंजाम देता है। वन हु कंडक्ट्स द वर्क, तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब हम उदाहरण लें तो सीता ने आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। आप देख रहे हैं दोस्तों कर्ता यहाँ पर क्या है, जो कार्य कर रहा है, और अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा जो कर्ता है वो सीता है। यहाँ पर अगर हमारा सीता करता है तो स्वादिष्ट भोजन बनाने की क्रिया कौन करती है, सीता ही करती है। लेकिन जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में आगे भी डिस्कस किया है, जब हमारा ने प्रयोग हो जाता है कारकीय चिन्ह जो कि कर्ता का चिन्ह है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे संबंध पता चलता है स्वादिष्ट भोजन का सीता से। तो इस प्रकार से ये हमारा कारकीय चिन्ह यहाँ पर ने हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि इसका कर्ता कारक में भी चिन्ह जो है हमारा शून्य भी है। ने तो है, ने का एग्जाम्पल हम ले लिए, लेकिन हमारा ने लुप्त होता है, और मैंने आपको अभी बताया कि चलो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो शून्य चिन्ह का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। शून्य चिन्ह का एग्जाम्पल दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हल्का सा लिखा है, हम इसलिए हम आपको ध्यान से स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग हल्की है, लेकिन आप देखिए जैसे प्रकृति हमें सुख देती है, अब हमें यहाँ पर शून्य कर्ता चिन्ह है, ये हमें देखना है। प्रकृति हमें सुख देती है, इसमें हमने कोई भी चिन्ह नहीं प्रयोग में लाया है, कोई भी चिन्ह हम प्रयोग में नहीं लाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे शून्य कर्ता चिन्ह के बारे में के तौर पर देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है ये हमारा हो गया कर्ता कारक। अब क्योंकि हमने अपने चिन्ह में को और से, आप देख सकते हैं को, से और द्वारा, इसके बारे में पढ़ा था, चलिए इसको भी उदाहरण में ले रहे हैं। उनको गाना चाहिए, तो उनके साथ को लग गया आपका, और ये भी करता हुआ या नहीं, क्योंकि कार्य कर रहा है। उनसे गाया नहीं जाता, से लग गया यहाँ पर, या उनके द्वारा गाया नहीं जाता। दोनों ही हमने एक ही क्रिया को लेकर तीनों तरीके से आपको समझा दिया। इस प्रकार से हमने जाना कर्ता कारक में किस प्रकार से शून्य का प्रयोग होता है, मतलब बिना किसी कर्ता चिन्ह के कारक चिन्ह के भी आपका वाक्य बना, ने से भी हुआ, से भी हुआ, फिर आपका को से भी बना, और द्वारा से भी आपका वाक्य बना। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं भी डाउट हुआ हो, रिपीट कीजिए इस वीडियो को, दोबारा आप रिप्ले कीजिए और समझिए, ध्यान से एनालिसिस कीजिए। डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। सेकंड है हमारा जो भेद है वो है कर्म कारक। कर्म में दोस्तों हमने पढ़ा कि शून्य और को, ये दो हैं हमारे चिन्ह। तो ये वे कारक हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि क्रिया पर, या हम ये समझें कि क्रिया पर काम का फल पड़ता है। दोस्तों जब हमने क्रिया पढ़ा था, आपने सकर्मक क्रिया में भी यही पढ़ा होगा कि सकर्मक क्रिया की पहचान होती है कि जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म को हमने इंग्लिश में समझा था ऑब्जेक्ट। खैर हम इससे ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्रिया में नहीं जाते हैं, हम फिलहाल कारक पढ़ रहे हैं, कारक पे करते हैं। तो कर्म कारक, लेकिन जब हमने आपको बताया पढ़ा, आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कर्म कारक में आपका ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है,
या क्रिया का फल किसी कर्म पर या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वही हमारा कर्म कारक भी है। हमारा चिन्ह है शून्य और को। चलिए इसे समझते हैं। सीता ने गीता को पढ़ाया, मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम की नींव रखी। अब आप इसे देखें तो उपरोक्त वाक्यों में देखिए दोस्तों कि गीता और मेक इन इंडिया ये दो कर्म है। कर्म कारक में बिना कर्म के आपका कोई वाक्य बनेगा नहीं। तो कर्म तो है आपका गीता और मेक इन इंडिया, प्रभाव क्योंकि इन पे पड़ रहा है। ये भी देख लेते हैं कैसे। पढ़ाना और नींव रखना ये दोनों क्रिया हैं, आप देख रहे हैं, और इन क्रियाओं का फल कहाँ पड़ रहा है? दोनों कर्म पर पड़ रहा है। गीता को पढ़ाया तो पढ़ाया किसको? गीता को। फल किस पे पड़ रहा है? गीता पे पड़ रहा है। सीता पे थोड़ी ना फल पड़ेगा, या सीता को थोड़ी ना फल मिल रहा है। वैसे ही मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम की नींव रखी, तो जो प्रोग्राम की नींव रखी, जो हमारा क्रिया है, फल किस पे पड़ रहा है? मेक इन इंडिया पे पड़ रहा है। इस प्रोग्राम की नींव रखी। इसी तरह से जैसे ऊपर है हमारा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा, तो इस प्रकार से ये आपका कर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। और को तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि शून्य भी है हमारा चिन्ह, को भी प्रयोग, कभी कभी प्रयोग हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी प्रयोग हुआ। हाँ, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे को आपका प्रयोग हुआ, यहाँ पर आपका कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ? को प्रयोग हुआ। अब फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी कभी नहीं प्रयोग हुआ, तो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शून्य जो हमारा कारक चिन्ह है उसका प्रयोग एक कैसे होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह मैगी खाता है या बंदर अटखेलियाँ खेल दिखाता है। इन दोनों जो हमारा एग्जाम्पल है, इन दोनों में हमारा को का प्रयोग नहीं हुआ, जो कि हमारे कर्म कारक का चिन्ह है, उसका प्रयोग नहीं हुआ। चिन्ह रहित हैं ये, लेकिन फिर भी इसका काम चल गया। तो यही है हमारा दोस्तों जो हमने पढ़ा है कि कभी कभी चिन्ह के बिना भी हमारा वाक्य बनता है। अगर हम बोलते वह मैगी को खाता है, ऐसा कोई सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य में है कभी कभी जो हमारे कारक चिन्ह हैं वो नहीं लगते हैं। तो ये आपका था कर्म कारक। तीसरा है दोस्तों करण कारक, जिसका हमने चिन्ह पढ़ा था से या फिर द्वारा। और यहाँ पर हमने दोस्तों जो बोला था कि ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि साथ, यहाँ पर आएगा साथ में। यहाँ पर जिस से का प्रयोग हुआ है वो है साथ वाला, और इसी को ही आपको ध्यान देना है। पहले तो हम करण के बारे में समझ लें, करण कारक के बारे में। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, या हम कह सकते हैं कि करण कारक साधन का काम करता है, उसी को हम कहते हैं करण कारक। और इसमें आपका साथ में का प्रयोग हुआ या कभी कभी द्वारा का भी, जैसा कि हम देख रहे हैं। और साथ भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। जैसे आपका एग्जाम्पल है, चाहो तो पूरी गाथा इस कलम से लिख दो। जैसा कि हमने इसका आप देख सकते हैं परिभाषा में देखा कि ये साधन होते हैं, जिस साधन से आपके क्रिया का संपादन होता है, क्रिया जो होती है संपन्न होती है। कलम से लिख रहे हैं तो कलम के साथ लिख रहे हैं। अब आप इसे ये देखिए, जब हमने साथ में बोला तो इस तरह से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हमने से की बात की कि से साथ वाला होगा, तो इसका मतलब हम कलम से मतलब कलम के साथ लिख रहे हैं, और ये वही माध्यम है जिसके बिना हमारा कार्य हो नहीं सकता है। कलम के बिना हमारा काम अधूरा होगा। तो ये क्या हो गया? ये एक साधन हो गया जिससे क्रिया संपन्न हो रही है। एक बात ये आपकी क्लियर हो गई। दूसरा, इसके साथ ही कार्य होगा, इसके बिना कार्य नहीं होगा। तो साथ वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो भी क्लियर हो गया। छात्राओं को पत्रिकाओं द्वारा पिकनिक की सूचना दी गई। द्वारा, तो द्वारा से भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये करण कारक है। तो ये है करण कारक। तो कलम और पत्रिका आप देख रहे हैं करण कारक है क्योंकि ये साधन है। लेकिन फिर वही बात है, हर कारक में हम देख रहे हैं कि हमारे चिन्ह कभी कभी लुप्त भी रहते हैं। तो हमें यहाँ पे भ्रमित, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, हमें भ्रमित नहीं होना है। हम इसके साधन ढूंढ सकते हैं, और साधन किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं? हम सवाल जवाब करके कर सकते हैं, जैसे हमने अपने पिछले सेंटेंसेस में भी देखा, पिछले एग्जाम्पल्स में, पिछले भेदों में भी देखा। कभी कभी हमें मिलता है तो हमें सही लगता है, कभी कभी हमें जब ये कारकीय चिन्ह नहीं मिलते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, उसके बिना भी वो सेंटेंस सही लगते हैं, पूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ जब हम करण कारक की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन करें किससे या किसके द्वारा, तो दोस्तों हमें जवाब मिल जाता है। करण कारक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें जवाब इस प्रकार से मिल जाता है। जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताऊं कि मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही, तो जैसा कि हमने जब पहला अपना जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा कि किससे करके क्वेश्चन करें, यहाँ पर आपका कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं है दोस्तों। तो जब हम क्वेश्चन करें कि मैंने किससे देखी, तो जवाब आपको कहाँ से क्या मिलता है? आँखों से।
मैं आपको आँखों देखी बात बता रही, तो मैं आपको आँखों से देखी बात बता रही। इस प्रकार से इसका जो आपका वाक्य का अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इसका होना या ना होना ज़्यादा प्रभाव नहीं देता। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, आज भी लाखों लोग कोरोना पीड़ित हैं विश्व भर में। जब हम प्रश्न करें किसके द्वारा, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, तो किसके द्वारा जब हम बोलते हैं तो हमारा आंसर मिलता है कोरोना द्वारा। आज भी लाखों लोग कोरोना द्वारा पीड़ित हैं। तो ये अपार्ट फ्रॉम दोस्तों, ये हमारे जो पिछले जो दो भेद हैं उनके अलग, उनके इतर आप दोस्तों देख सकते हैं कि उनके इतर ये जो है हमारा, इसके बिना भी या इन चिन्हों के बिना भी ये सही समझ में आ रहा है या सही लग रहा है, या इसके साथ भी जब हम प्रयोग करें तो भी समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी के लिए हम ये 3 भेद ही करेंगे, आपके साथ कवर करेंगे। आगे के भेद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि हम छोटा छोटा शॉर्ट लेकर करेंगे, शॉर्ट रीडिंग करेंगे, ताकि हमें जो भी हम क्रैप कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो थोड़ा क्लियर तरीके से समझ में आए। नहीं समझ में आया दोस्तों, दोबारा रिप्ले कीजिए आप वीडियो को, आपको क्लियर होगा। और कुछ डाउट है तो ज़रूर आप पूछिए। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पर हम 4th अपने संप्रदान कारक से इस वीडियो को हम अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।